हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज का डे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज तारीख है 8 मार्च और आप सभी जानते ही हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि महिलाओं को आज बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। उनकी उपलब्धियों को गिना जाता है मित्रों कि उन्होंने किस किस क्षेत्र में किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किया है। तो आज हम बात करते हैं इस आज के स्पेशल डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे पर आज हम लेके आए हैं। वो है टॉपिक, वो है गुर्जर प्रत्यार वंश। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में मैंने आपको सबसे पहले बताया था अग्निकुंड का सिद्धांत। और अग्निकुंड का सिद्धांत जो है वो सिद्धांत बताता है कि राजपूतों की उत्पत्ति 4 प्रकार से, यानी जो राजपूत उत्पन्न हुए थे वो हुए थे आबू में गुरु वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई। वो थे प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो प्रत्यार, परमार, चालुक्य, चौहान, आज हम उन प्रत्यारों की बात करते हैं। वही प्रत्यार है मित्रों, ये वो है गुर्जर प्रत्यार। तो देखिए गुर्जर प्रत्यार के बारे में। तो गुर्जर प्रत्यार, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो प्रत्यार थे, ये प्राचीन समय से गुर्जर, यानी गुर्जर जो है गुर्जर जाति के नहीं मित्रों, ये गुर्जर जाति के नहीं है, ये क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के राजपूतों हैं। क्षत्रियों की भी राजपूत शाखा के हैं, क्योंकि आबू में गुरु वशिष्ठ के यज्ञ में से उत्पन्न योद्धा हैं। कौन? ये प्रत्यार। ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रत्यार हैं ये गुर्जात्रा प्रदेश में रहे और इन्होंने द्वारपाल का काम किया। द्वारपाल का काम किया था इन्होंने और गुर्जात्रा प्रदेश में रहे, इसलिए गुर्जात्रा प्रदेश के कारण इनको क्या बोलते हैं? गुर्जर बोलते हैं। और मित्रों, प्रत्यार का काम करने का कारण, प्रत्यार का काम किया, द्वारपाल का काम किया था, क्योंकि एक प्रकरण आया है इतिहास में कि जो राष्ट्रकूट शासक हैं दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग ने एक बार अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उस यज्ञ में इन प्रत्यारों ने द्वारपाल का काम किया था मित्रों। ऐसा जिक्र इतिहास में मिलता है। तो यानी कि इन्होंने राष्ट्रकूटों के प्रत्यार के रूप में काम किया, इसलिए ये प्रत्यार कहलाए। और गुर्जात्रा यानी जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो गुर्जात्रा है, मारवाड़ के आसपास का क्षेत्र, इसलिए ये गुर्जर कहलाए। अब मित्रों, कई बार यानी समाज में मैंने देखा है कि मुद्दा बना हुआ है मेहर भोज को लेकर के। मेहर भोज को लेकर के ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग कहते हैं, यानी गुर्जर समाज के लोग हैं, वो कहते हैं ये जो मेहर भोज हैं वो हमारे शासक हैं, हमारे पूर्वज हैं, और क्षत्रिय लोग कहते हैं ये हमारे पूर्वज हैं। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है। गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में कई बैनर लगे हुए हैं, जो बोर्ड लगे हुए हैं, कई बार तो मूर्ति भी स्थापित है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। समाज आपस में लड़ रहा है। गुर्जर प्रत्यार के जो शासक हैं मेहर भोज, इनको लेकर के जो क्षत्रिय समाज और गुर्जर समाज आपस में लड़ रहा है। तो मित्रों, इन दोनों समाज के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। तो मेहर भोज की हम बात करेंगे। इस गुर्जर प्रत्यार में हम मेहर भोज ही नहीं, प्रत्येक गुर्जर प्रत्यार शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक गुर्जर प्रत्यारों के बारे में बताएंगे, उनकी हिस्ट्री बताएंगे कि उन्होंने किस क्षेत्र पर शासन किया, उनकी उपलब्धियां क्या है, सारी बातें बताएंगे मित्रों। पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक काम अवश्य करना है, वो है सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर कीजिए मित्रों, जिससे कि यह संदेश जो है समाज के प्रत्येक वर्ग तक जाए। ये आपके लिए नहीं, ये समाज के सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी? आज हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रत्यारों की, और वो भी आज का बहुत दिवस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम चर्चा कर चुके ही हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय का एओल अभिलेख। तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक रवि कीर्ति नाम के एक विद्वान रहा करते हैं। रवि कीर्ति नाम के एक विद्वान रहा करते थे, और रवि कीर्ति ने एक अभिलेख की रचना की जिसका नाम है एओल अभिलेख। एओल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई मित्रों। और रवि कीर्ति ने इस एओल अभिलेख में गुर्जर प्रत्यारों के बारे में पूरा जिक्र किया है, गुर्जर प्रत्यारों के बारे में पूरा वर्णन किया है। किस अभिलेख में? एओल अभिलेख में। और ये एओल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा रचा गया। रवि कीर्ति ने इसकी रचना की, और ये रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबारी विद्वान थे।
बात करते हैं बाणभट्ट। और बाणभट्ट आप जानते हैं कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी। बाणभट्ट जो है वो अगर हम बात करें 600 ईस्वी की भारत की हम बात करें तो राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था। हर्षवर्धन जो है वो उनका साम्राज्य जो है संपूर्ण भारतवर्ष पे था और उनके दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है मित्रों। और हर्षचरित्र में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है कि गुर्जर प्रतिहार कौन है, कहां से आए, क्या वर्णन है, सारी जानकारी जो है वो हर्षचरित्र में लिखा हुआ है बाणभट्ट के ग्रंथ में। बात करते हैं अगले हैं चीनी यात्री वेइनसांग की। आप जानते ही हैं कि वेइनसांग और फाइयान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं। दोनों ही चीनी यात्री हैं। वेइनसांग की हम बात करें, ये हर्षवर्धन के काल में भारत में आए थे। हर्षवर्धन के काल में भारत में आए थे कौन? वेइनसांग। और हर्षवर्धन ने जब सभी एक सभा का आयोजन किया था, गंगा नदी के किनारे पे एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था और उसके अध्यक्ष बनाए थे वेइनसांग को। यानी हर्षवर्धन ने अपने भारतीय विद्वानों को पीछे करके इस विदेशी व्यक्ति को विद्वान बनाया। और हर्षवर्धन ने एक घोषणा भी की थी, यानी कि इसमें थोड़ा विवाद हुआ था, चर्चा का विषय हुआ, यानी बहुत एक संगति हुई थी। और संगति यानी हर्षवर्धन के टाइम पर एक बहुत बड़ी संगति बनाई गई, संगति का आयोजन किया गया और उसमें सभी विद्वानों को बुलाया गया। सभी विद्वानों से कह दिया कि आपने अगर अपने ज्ञान का प्रदर्शन यहाँ किया तो आप देख लेना आप जीवित नहीं रह सकते, और आपने मुंह से कुछ बोला तो आपकी जीभ काट दी जाएगी। ऐसा हर्षवर्धन ने कहा था। क्या किसके पक्ष में? हर्षवर्धन ने बाणभट्ट के हर्षवर्धन ने किसके जो विद्वान आए थे वेइनसांग, चीनी यात्री वेइनसांग, उनको अध्यक्ष बनाया, उनका पक्ष लिया, भारतीय विद्वानों को पीछे कर दिया। तो मित्रों बहुत बड़ा अन्याय किया था भारतीय विद्वानों पे। तो देखिए बाणभट्ट का एक ग्रंथ है हर्षचरित्र और इस हर्षचरित्र में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। वेइनसांग हमने देखा, वेइनसांग के बारे में, वेइनसांग का ग्रंथ जो है वो है सीयूकी, और सीयूकी में इसके बारे में यानी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है मित्रों। उसके बाद बात करते हैं सीयूकी में ही गुर्जर प्रतिहारों के एक राज्य की बात की गई है। गुर्जर प्रतिहारों का एक राज्य था जिसको कुचेलो के नाम से जाना जाता था। गुर्जर प्रतिहारों का एक राज्य था जिसको कुचेलो के नाम से जाना जाता था। इस कुचेलो को यानी गुर्जर देश था और इसका उल्लेख मिलता है। और कुचेलो जो है इसका नाम है भीनमाल। भीनमाल जो वर्तमान में जालौर में पड़ता है मित्रों, तो भीनमाल को यानी भीनमाल का नाम मिलता है कुचेलो, और ये कुचेलो शब्द जो है वो वेइनसांग के ग्रंथ सीयूकी में मिलता है। तो हर्षवर्धन मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन के टाइम पर वेइनसांग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रारंभ में इनकी शक्ति का केंद्र, यानी किनकी? गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र क्या था मित्रों? मंडोर था। प्रारंभ में इनकी शक्ति का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? मंडोर था। और बाद में क्या बनता है? भीनमाल बनता है। भीनमाल के बाद उज्जैन बनता है। उज्जैन के बाद में कन्नौज पर ही अपना अधिकार कर लेते हैं। आगे चल के यानी कि इस टॉपिक के माध्यम से हम आगे जब चलेंगे तो हम आपको त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष होगा यानी पाल वंश में, राष्ट्रकूट वंश में और गुर्जर प्रतिहार वंश में, यानी 3 वंश जो है उनमें त्रिपक्षीय संघर्ष होगा मित्रों। और वो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर के होगा, यानी कन्नौज के शासन को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष चलेगा। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में सारी चीजें हम बताएंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य हुआ, पहले संघर्ष में कौन विजय हुआ, सारी वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलने वाली है मित्रों। लेकिन आपको क्या करना है, स्किप न करते हुए पूरी वीडियो को क्या करना है, लगातार ध्यान से देखना है। आगे देखिए हमारी बात करते हैं राजस्थानी विद्वान है, राजस्थानी इतिहासकार है जिनका नाम है मूढ़ोत नरसी। और मूढ़ोत नरसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। मूढ़ोत नरसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। और मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति के जब सिद्धांत बताए थे उस वीडियो के माध्यम से बताया भी था गुर्जर प्रतिहारों के बारे में भी। और अगर हम बात करें अग्निकुंड के सिद्धांत की, तो अग्निकुंड का सिद्धांत जो दिया था वो चंद्रबदाई का ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। चंद्रबदाई का ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि अग्निकुंड के सिद्धांत से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन थे? मूढ़ोत नरसी और सूरमल मिश्रण। तो मूढ़ोत नरसी और सूरमल मिश्रण ने इस सिद्धांत का क्या किया था? समर्थन किया था। आगे बात करते हैं चीनी यात्री वेइनसांग, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको युआन चुआंग
चीनी भाषा में इसे युआन च्वांग कहते हैं और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में गुर्जर राज्य का उल्लेख किया है, जो हमने पहले ऊपर बताया है, कुचेलो जिसमें भीनमाल, और भीनमाल जिसकी राजधानी क्या मिलती थी, पीलो मोलो। तो पीलो मोलो जो भीनमाल है उसकी राजधानी है किसकी, जो क्षेत्र गुर्जर प्रत्यारों का क्षेत्र जो बताया गया था, किसने, ह्वेनसांग ने। उसके बाद हम बात करते हैं गुर्जर प्रत्यारों की कुछ शाखा है, उन शाखाओं की हम बात करें तो देखिए गुर्जर प्रत्यारों की कितनी शाखा है, कहाँ कहाँ उनकी शाखाएं स्थापित हुई, कहाँ कहाँ उनका स्थान था। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें मंडोर की, तो मंडोर शाखा, और ये मंडोर शाखा जो है उसकी ये सबसे प्राचीनतम शाखा है, गुर्जर प्रत्यारों की सबसे प्राचीनतम शाखा है। अगर हम बात करें गुर्जर प्रत्यारों के किसके आदि पुरुष की हम बात करें तो हरिश्चंद्र जो है, जिसे रोहिलाद्री के नाम से जाना जाता है मित्रों, ये शाखा जो है मंडोर शाखा, उसके संस्थापक कौन है, रोहिलाद्री, यानी कि हरिश्चंद्र जो है जिन्हें रोहिलाद्री के नाम से जाना जाता है, वो मंडोर शाखा के संस्थापक थे। और बात करें गुर्जर प्रत्यारों के भी संस्थापक थे। लेकिन मित्रों अगर प्रश्न आता है तो गुर्जर प्रत्यारों के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो प्रश्न अलग आएगा, यानी उसका ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा, वो वहां पे क्या नहीं आएगा, हरिश्चंद्र नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करें जालौर, ये भीनमाल, जालौर भीनमाल जो है, उसके बाद हम शासक बनेंगे कौन, नागवट प्रथम आएंगे। उसके बाद नागवट प्रथम जो है वो अपनी राजधानी परिवर्तित करेंगे। उसके बाद स्थान जो है वो चेंज होगा, राजौर के बाद कन्नौज के बाद उज्जैन के बाद बड़ौच। ये इनके जो है प्रमुख शाखा है, जो यहाँ पे गुर्जर प्रत्यारों ने क्या किया है मित्रों, शासन किया है। बात करते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख भी हैं जिनमें क्या मिलता है, गुर्जर प्रत्यारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से अभिलेख है वो, तो जिनमें देखिए गुर्जर प्रत्यार शब्द का, यानी गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे अभिलेख जिनमें गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है कौन कौन से हैं वो, तो देखिए नीलगुंड का अभिलेख है, देवली का अभिलेख है, राधनपुर का अभिलेख है, कराड़ का अभिलेख है, राजौरगढ़ का अभिलेख है, और खजुराहो का अभिलेख है। खजुराहो कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं, खजुराहो में मंदिर जो है चंदेल शासकों ने बनवाए थे। तो खजुराहो जो है अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। तो खजुराहो का जो अभिलेख है इनमें क्या मिलता है मित्रों, जो मैंने आपको लिखाए हैं, या 6 कुछ अभिलेख लिखाए हैं, इनमें सभी में गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। एक ट्रिक है, जो ये अभिलेख याद करने की ट्रिक है मित्रों, रानी राखक दे, यानी आपको ये अभिलेख अगर याद करने हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जोधपुर में घटियाला अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, जोधपुर में घटियाला अभिलेख है, और घटियाला अभिलेख में गुर्जर प्रत्यारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जोधपुर के घटियाला अभिलेख में गुर्जर प्रत्यारों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जानकारी भी क्या मिलती है कि 620 ईस्वी में, लगभग 620 ईस्वी में मारवाड़ में गुर्जर प्रत्यारों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। गुर्जर प्रत्यारों के जो राज्य था उसका उदय 620 ईस्वी में हुआ था। ऐसी जानकारी जोधपुर के घटियाला अभिलेख से हमें मिलती है। उसके बाद हम बात करें कि प्रत्यारों की प्राचीनतम शाखा जो ज्ञात बस्ती है, प्राचीनतम ज्ञात बस्ती हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जालौर की। तो जालौर के बाद देखिए जो मंडोर शाखा जो है, मंडोर शाखा जोधपुर जो है सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। जालौर मंडोर हो गई, मंडोर यानी जालौर तो बाद में नहीं है, पहले सबसे प्राचीनतम क्या थी, मंडोर थी। तो मंडोर देखिए, मंडोर जो है जोधपुर में है मंडोर, और सबसे प्राचीनतम थी। अगर समय देखा था तो 620 ईस्वी का है। तो 620 ईस्वी का ये घटियाला अभिलेख में भी जिक्र किया गया है कि घटियाला अभिलेख में बताया गया है कि 620 ईस्वी में गुर्जर प्रत्यारों का उदय हुआ था। तो यही 620 ईस्वी है। अगर हम बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक कौन है, हरिश्चंद्र है मित्रों। और इनके अन्य नाम की हम बात करें तो जैसा कि मैं अभी आपको बताया था, रोहिलाद्री कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं मित्रों, रोहिलाद्री कहते हैं। हरिश्चंद्र को रोहिलाद्री के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं इन्हें, हरिश्चंद्र की 2 रानियां थी, इस रोहिलाद्री की 2 रानियां थी। रोहिलाद्री यानी हरिश्चंद्र जो थे वो एक ब्राह्मण थे, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे मित्रों। अब बात करते हैं ये ब्राह्मण थे, लेकिन ये बाद में जो गुर्जर प्रत्यार है वो क्षत्रिय कैसे हुए। क्षत्रिय होने का एक कारण है कि रोहिलाद्री जो है इनकी 2 रानियां थी। एक रानी जो थी वो कौन सी थी, एक ब्राह्मणी थी, और दूसरी रानी की हम बात करें वो क्षत्रिय थी जिसका नाम था भद्राणी। दूसरी रानी जो थी वो क्षत्रिय थी जिसका नाम था भद्राणी। अब बात करें जो ये ब्राह्मणी थी, इस ब्राह्मणी की कोई संतान नहीं हुई मित्रों।
ब्राह्मणी की कोई संतान नहीं हुई, इसलिए ब्राह्मण जो है वो यानी कि आगे चल के ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय की संतान होंगी। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय रानी से पैदा जो संतान है वो ही क्षत्रिय कहलाएंगे। आगे देखिए इस भद्राणी के कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए। सबसे पहले हम बात करें भोगवट की, उसके बाद कंदक, रज्जिल और दहेर, ये छत्राणी से पैदा हुए पुत्र हैं। उसके बाद हम बात करें रज्जिल, और रज्जिल जो है उनका एक पोता है, रज्जिल का पोता है जिसका नाम है नागवट प्रथम। आगे चल के हरिश्चंद्र के बाद हम बात करें, हरिश्चंद्र के बाद ये शासक आए, यानी इनका कोई विशेष महत्व नहीं है मित्रों, केवल नाम ही काफी है, इनका केवल नाम है, क्योंकि ये क्षत्रिय रानी भद्राणी के पुत्र थे, 4 पुत्र थे। रज्जिल के बाद में इनका जो पोता है, रज्जिल का पोता कौन? नागवट प्रथम जो है वो आगे चल के मित्रों शासन करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मंडोर राजधानी, इसको मंडोर से मेड़ता राजधानी बनाता है। तो हम बात करेंगे आगे अभी किसके बारे में? नागवट प्रथम के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं, हम नागवट प्रथम की हम बात कर रहे हैं। तो नागवट प्रथम आपको पता ही है कि नागवट प्रथम कौन थे? ये रज्जिल के पोते थे मित्रों। रज्जिल जो है, रज्जिल हरिश्चंद्र यानी हरिश्चंद्र की एक पत्नी थी जो छत्राणी, जिसका नाम था नाम मैंने अभी आपको बताया ही था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, यानी कि उनके 4 पुत्र आ गए। 4 पुत्रों में एक पुत्र था रज्जिल, और रज्जिल के पोते की हम बात करें उसका नाम है नागवट प्रथम। तो नागवट प्रथम देखिए, तो नागवट प्रथम का शासनकाल जो है वो है 730 से 760 ईस्वी। 730 से 760 ईस्वी तक ये शासन किया है। किसने? नागवट प्रथम ने। बात करते हैं इन्हें साक्षात नारायण के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बात करें गुर्जर प्रत्यारों की जो क्षेत्र था, गुर्जर प्रत्यारों का जो क्षेत्र था, उन पर मलेच्छ जो है आक्रमणकारी मलेच्छ जो है वो आक्रमण करते थे। इन मलेच्छों का नाश किया था किसने? नागवट प्रथम ने। इन मलेच्छों का नाश किया, उनको भगाया, इस कारण इनको क्या बोलते हैं? साक्षात नारायण बोलते हैं। तो मलेच्छों के दमन के कारण इनको साक्षात नारायण बोलते हैं मित्रों। बात करते हैं इनकी क्या उपाधि की, तो उनकी जो है उपाधि है नागावलोक दरबार। नागावलोक दरबार क्या है? इनकी उपाधि है मित्रों। किनकी? नागवट प्रथम की उपाधि है नागावलोक दरबार। उसके बाद राम का प्रत्याहार ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार। तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है, ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें किने नागवट प्रथम को क्या राम का प्रत्याहार कहा गया है। राम का प्रत्याहार कैसे? कि बात करें भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम के प्रत्याहार के रूप में काम करते थे कौन? उनके छोटे भाई कौन? लक्ष्मण। और ये प्रत्याहार जो है वो अपने आप को किनका? लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। क्यों बताते हैं? कारण क्या है वो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने द्वारपाल का काम किया है। द्वारपाल का काम किया करते थे कौन? लक्ष्मण जो है वो भगवान राम के द्वारपाल का काम किया करते थे। इसलिए ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मण जो है वो कौन थे? प्रत्याहार थे, और हम भी कौन है? प्रत्याहार है। इसलिए ये जो है वो अपने आप को लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। और ग्वालियर प्रशस्ति जो है, इस ग्वालियर की प्रशस्ति में, यानी ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है मित्रों? मेहरभोज की। तो मेहरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें राम का प्रत्याहार यानी राम का प्रत्याहार भी कहा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेड़ता को जीता। मेड़ता को उन्होंने जीता और इसे अपनी राजधानी बनाया। मेड़ता क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मेड़ता क्षेत्र कहाँ पड़ता है ये कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, मेड़ता क्षेत्र कहाँ पड़ता है कमेंट बताना है कि मेड़ता सिटी जिसका संबंध किससे है? मीराबाई से है मित्रों, वो आपको बताना है कि मेड़ता क्षेत्र कहाँ पड़ता है। ठीक है, उसके बाद राजधानी बनाया मेड़ता को। उसके बाद चावड़ा को जीता। चावड़ा जाति चावंड अलग है, चावंड क्षेत्र अलग है, क्योंकि चावंड जो था वो कौन था? यानी चावंड को अपनी राजधानी किसने बनाया था? किसने बनाया था आपातकालीन राजधानी? महाराणा प्रताप ने। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था मित्रों। लेकिन यहाँ पे है चावड़ा जाति। तो चावड़ा जाति जो है ये विदेशी जाति है, और इस विदेशी जाति चावड़ा जाति को इन्होंने हराया। और बात करें मलेच्छों ने जब आक्रमण किया था तो इन्होंने मलेच्छों का दमन किया, मलेच्छों को भगाया, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मलेच्छों का नाशक आ जाता है मित्रों। तो मलेच्छों का नाशक कौन है? वो है नागवट प्रथम।
बात करते हैं गुर्जर प्रत्यारों के संस्थापक की, तो गुर्जर प्रत्यारों का संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र है। कौन है? हरिश्चंद्र है। लेकिन बात करें वास्तविक संस्थापक, गुर्जर प्रत्यारों का वास्तविक संस्थापक की हम बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन है मित्रों? नागवट प्रथम। उसके बाद देखा जाए तो अंतिम समय में इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? उज्जैन को बनाया। उज्जैन जिसका नाम क्या? अवंतिका। अवंतिका यानी उपनाम है किसका? उज्जैन का। और आप जानते ही हैं, एक वीडियो मैंने आपको बताया था किसका? जनपदों का। जनपद मैंने आपको बताई है वीडियो के माध्यम से। और उज्जैन जो है उसकी उज्जैन जो थी वो राजधानी थी किसकी? अवंती जनपद की। तो अवंती जनपद की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। और उज्जैन जो है वो कहाँ पड़ता है वर्तमान में, किस क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको कमेंट में बताना है। क्योंकि उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है उज्जैन में। वो आपको बताना है कि उज्जैन किस प्रांत में है, किस राज्य में है। उसके बाद बात करते हैं नागवट के बाद। नागवट के बाद इनके जो अन्य शासक जैसे कुक्कुट आए। नागवट के बाद कौन आए? कुक्कुट। और कुक्कुट जो था वो भतीजा हुआ करता था मित्रों किसका? नागवट प्रथम का। तो नागवट प्रथम का भतीजा था कौन? कुक्कुट। और कुक्कुट ने क्या किया मित्रों? ये जो घटियाला जो शिलालेख मैंने आपको बताया है, घटियाला का शिलालेख, जोधपुर का जो घटियाला शिलालेख जिसमें 622 ईस्वी में गुर्जर प्रत्यारों की उदय यानी उन शाखा का जो उदय बताया गया है कि गुर्जर प्रत्यारों के बारे में उल्लेख बताया गया है घटियाला शिलालेख में। तो इस घटियाला शिलालेख का जो निर्माता है वो कौन था मित्रों? कुक्कुट है। कौन है? कुक्कुट है। और बात करते हैं इन्होंने मंडोर में इन्होंने क्या बनवाया? एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मंडोर में एक विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो किसने करवाया? वो करवाया था कुक्कुट ने। और कुक्कुट कौन था? नागवट प्रथम का भतीजा था कुक्कुट। बात करते हैं विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ जैसा कि मैंने आपको बताया भी है किसमें? मेवाड़ की रियासत। मेवाड़ रियासत में मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ में यानी मेवाड़ में क्या एक कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है। और बात करें राजस्थान का पहला विजय स्तंभ। और मैंने आपको पूछा भी था कमेंट में, आपने कोई किसी ने जवाब एक दो बच्चों ने जवाब दिया था कमेंट में, लेकिन आप अधिकांश लोग जवाब नहीं देते हैं। तो इससे मतलब है कि आप ना तो वीडियो को पढ़ते हैं यानी वीडियो के माध्यम से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मित्रों। आपको ज़्यादा ढील देने की आवश्यकता नहीं है। जो वीडियो दी जा रही है उस वीडियो के माध्यम से आपको कंटेंट को पूरा पढ़ना है और पूरा पढ़ करके हमारे जो प्रश्न है उनका जवाब आपको कमेंट में टाइप करके लिखना है। तो बात कर रहे थे हम कीर्ति स्तंभ की। तो पहला कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की हम बात करें कीर्ति स्तंभ, तो देखिए मैंने आपको मेवाड़ रियासत में कराया था किसका? चित्तौड़गढ़ के किले में जो है वो हमने कराया, जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और बात कर रहे हैं पहला राजस्थान का पहला जो है वो कहाँ पे है? बयाना में। और मैंने जब बयाना पढ़ाया था यानी बयाना के बारे में जब बताई थी, बाणासुर की नगरी के बारे में बताया था कि बाणासुर का किला भी है और यहाँ पे और देखने लायक पर्यटन स्थल है। तो वहाँ पे एक स्थल है क्या? ये एक स्मारक है जिसका नाम है विजय स्तंभ। और ये बनवाया था गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा। तो समुद्रगुप्त ने पहला विजय स्तंभ बनवाया था कहाँ पे? बयाना में। ठीक है मित्रों। तो ये जो है आज हम बात कर रहे थे गुर्जर प्रत्यारों की। तो मैंने आपको नागवट प्रथम तक कंप्लीट करा दिया है। आगे हम चल के बसराज की हम बात करेंगे मित्रों। और बसराज वो शासक है जब से यानी बसराज के टाइम से क्या होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है और पूरा डिटेल हम बात करेंगे, ट्रिक सहित बात करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष जो एक बार ऐसी बात करेंगे जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो मित्रों आने वाली वीडियो में हम त्रिपक्षीय संघर्ष की हम बात करेंगे, बसराज की हम बात करेंगे, उसके बाद अन्य जो शासक हैं उनकी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।